कोई सहायता नहीं कर रहा था। उन्होंने एक छोटी सी क्लिनिक में प्रैक्टिस करना चालू किया मेरे फादर, और भाइयों को पढ़ाना चालू किया। और धीरे धीरे भीड़ लगना चालू हुई, पेशेंटों की भीड़, और लोग आना चालू हुए। उस एरिया में नाम होना चालू हुआ धीरे धीरे फादर का। और मेरे को याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक स्कूटर हुआ करती थी हम लोग के पास, और हम लोग उसी को बोला करते थे सबसे कि मेरे पास स्कूटर है। मेरे फादर के पास एलएमएल वेस्पा हुआ करती थी, तो हम लोग उसी में बैठ जब कहीं जाते थे तो बैठते थे और बोलते थे कि मैं आज स्कूटर से घूमने जा रहा हूँ। और जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो फादर मेरे मदर से बोला करते थे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब स्कूटर में नहीं आ रहे, इनके लिए बड़ी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। धीरे धीरे करते करते एक मार्शल आई, और जब मार्शल आई तो हम लोग बहुत खुश हुए काफी। धीरे धीरे समय बीतता गया, और मेरे को याद है कि जब हम लोग किराए के मकान में रहते थे, किराए की दुकान थी, उस समय आरबी द्विवेदी सर भी किराए के मकान में रहा करते थे हम लोग के साथ। और जब भीड़ लगा करती थी पेशेंटों की तो उस समय आरबी द्विवेदी सर आया करते थे पापा जी को समझाने। वहीं से सिलसिला चालू हुआ आरसीएम का। लेकिन मेरे फादर 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक उनको समझ में नहीं आया ये सिस्टम। धीरे धीरे वो बोले कि हमको क्या समझा रहे हो, नमक धनिया मिर्ची साबुन तेल। उनके टेबल में एमआर आते थे, दवाई रख जाते थे, कोई ना कोई बैठा ही रहता था उनको समझाता था। मैं भी बोला करता था फादर से, ये सब आप क्या कर रहे हो, ये नमक धनिया मिर्ची। तो वो एक शब्द मुझसे बोला करते थे, बेटा ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं और तुम अभी नहीं समझोगे लेकिन समझोगे जरूर। ये मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुई, मैं इसको मजाक में लिया। और वो उस समय समझ चुके थे कि मेरे न रहने के बाद भी ये बिजनेस बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दूरदृष्टि थे। और आज मेरे फादर बीच में नहीं है। 15 मार्च 2018 को एक सड़क दुर्घटना में वो नहीं रहे और बिजनेस मेरे को ट्रांसफर हो गया। सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि ये सिस्टम सिक्योरिटी का है और अनलिमिटेड इनकम देता है। आरबी द्विवेदी सर आया करते थे, मेरे को अच्छे से याद है, और वो बार बार समझाते थे पिताजी को। 4-6 महीने बाद उनको समझ में आया, वो तेजी से लगना लग गए उनके साथ। और मेरे पूरे घर वाले सब विरोध में रहते थे कि फिर आ गए आरबी द्विवेदी सर। वो उनको कुछ ना कुछ बहाना मार के बोल देते थे कि पिताजी नहीं है, ये है वो है। वो लौट जाते थे, वो कंटिन्यू आते रहे और एक दिन सफल हुए पिताजी को समझाने में, और पिताजी इस चीज को समझे और लग गए उनके साथ। और ये आज यदि आरबी द्विवेदी सर नहीं आते तो ये बिजनेस मेरे को नहीं मिलता और ना मेरे पिताजी को पता चलता, समझ में आता। ये सब उन्हीं की देन है। और मेरे फादर इतने विजनरी थे कि वो समझ गए थे, भाप गए थे कि मेरे न रहने के बाद भी ये बच्चे को ट्रांसफर होगा, और वो चीज हुई मेरे साथ। आज मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास मकान है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, हर चीज है। तो मैं वही सोचता हूँ कि ये सब देन उन्हीं की है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और
आज मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ, इंटरेस्ट के साथ कर रहा हूँ, इसको जी रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मेरे लिए फादर का रोल निभा रहा है। जैसे एक फादर अपने बच्चे को की परवरिश के लिए उसका पूरा ध्यान देता है, और आज मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी वाइफ बोलती है कि मेरे जो फादर हैं, यदि वो आरसीएम ना किए होते, ठीक है सब कुछ है, वो अपनी अलग जगह है, लेकिन यदि आरसीएम ना किए होते तो ये सिक्योरिटी मनी मेरे को ट्रांसफर नहीं होती, ना मेरे को आती। ये सबसे बड़ी ताकत है सिक्योरिटी मनी, क्योंकि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। 2025 के बाद जो इस सिस्टम में नहीं आएगा वो बहुत पीछे हो जाएगा, और मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि कितनी बड़ी ताकत छोड़ के गए पापा जी। जैसे कि रवि ओपी शर्मा सर हैं, उनके फादर आईपीएस होते हुए भी इस सिस्टम को किए। आईपीएस को किस चीज की कमी है, और जहां भी जाते थे तो प्लान समझाते थे, हार नहीं माने, और अंत तक सिक्योरिटी इनकम लेके रहे, और वो इस समय अपने बीच में नहीं है, और वो रवि सर को ट्रांसफर हुआ, तो ये बहुत बड़ी ताकत है। वो स्टार डायमंड है अपने बीच में। ठीक वही एग्जाम्पल मेरे साथ भी हुआ है। बस मैं यही बोलना चाहूंगा साथियों कि ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको तेजी से करें और सिस्टम के साथ करें, क्योंकि इससे बड़ा सिस्टम, इससे बड़ा बिजनेस कहीं धरती पे नहीं है। और आने वाला समय नेटवर्क का होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी साथियों को देता हूं, क्योंकि इसमें कोई पूंजी लगनी नहीं है, बस आपको बताना है, चर्चा करना है। चर्चा करने से जो आपको मिल सकता है वो दुनिया में खर्च करके भी नहीं मिल सकता, बस आपको चर्चा करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाणी को विराम देता हूं साथियों। बैक टू होस्ट रूपेश सर। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और निश्चित तौर पे आपकी कहानी प्रेरणा है, और डॉक्टर साहब आज हमारे दिलों में है और हमेशा रहेंगे। और एक मैसेज है, एक मैसेज है कि जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है सब कुछ है, तो ये मैसेज है कि वाकई में ये ठीक है कि सब कुछ है, लेकिन इसके साथ में अगर हम आरसीएम के सिस्टम को खड़ा करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां सिक्योर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब के पास स्टार एमरल्ड की पिन थी, और आज प्रभात मनी सर को सीधा स्टार एमरल्ड की पिन ट्रांसफर हुई है, हम सब जानते हैं। और बहुत जबरदस्त ट्रेनर थे, और आज की डेट में प्रभात मनी जी उनके बिजनेस को संभाल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस बिजनेस को संभाला है और आगे लेकर जा रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सबको इस तरह से आज मैं उन सभी पालकों से यही बात बोलना चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चों में डॉक्टर प्रभात मनी त्रिपाठी जी देख रहे हैं, तो आज हमको डॉक्टर भगवती त्रिपाठी बनना। यदि आप आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे रवि शर्मा बने, तो आज हमको ओपी शर्मा जी बनना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया था। निश्चित तौर पर नो डाउट कि कल के दिन हमारे बच्चे डॉक्टर प्रभात मनी त्रिपाठी और रवि शर्मा जी बने। तो बहुत बहुत आभार सर आपका। और निश्चित तौर पर क्लोजिंग का समय है, बहुत सारी चीजें हैं, कंसिस्टेंसी प्लान है, फोकस्ड होके हम 2 दिन लग जाएं, और इन 2 दिनों की जो ताकत है हमें आने वाले समय में समझ में आएगी। और अब हमारे बीच में हेल्थ गार्ड से मैडम ट्रेनिंग, हेल्थ गार्ड से मैम है, तो सबसे पहले हम हेल्थ गार्ड की ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ सीनियर साथियों का जरूर समय लेंगे। तो मैं मैम को इनवाइट कर रहा हूँ, और मैम आपसे हमारे बीच में मैम वेलकम, स्वीकार करें ये सम्मान। और सबसे पहले हम जो है ट्रेनिंग लेंगे आपसे, और उसके बाद हमारे बीच में बहुत सीनियर लीडर्स हैं और जरूर उनका भी सानिध्य मिलेगा। वेलकम मैम। जी मैम, मोस्ट वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। और इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी मिराकुलस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, और इसी मनोकामना के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का सेशन रहने वाला है हमारी इसी श्रृंखला का एक भाग, जो हमारी श्रृंखला चली है जिसमें
हम सारी बीमारियों के बारे में एक एक करके जान रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको कॉम्बैट करने का तरीका भी समझ रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला की एक और कड़ी है, एक और बीमारी और उसके सॉल्यूशन के बारे में आज हमें जानना है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारी जो बीमारी रहने वाली है इसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। इसको हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। और ये हाइपरटेंशन की बीमारी आज के वक्त में बहुत ही रैपिड फैल रही है। इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आज जरूरी है कि हम सब इसके बारे में चर्चा करें और इसके सॉल्यूशंस के बारे में समझें। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये डेटा दिखाना चाहूंगी जिससे हम गंभीरता को समझ पाएंगे। ये डेटा हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश्ड है और इस डेटा के अनुसार आज बताया गया है कि भारत में आखिर कितने व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हैं। 8 में से 3 भारतीय आज ऐसे हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। हम सभी को ये जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये नंबर बहुत बड़ा है। 8 में से 3 भारतीय अगर पीड़ित हैं इस बीमारी से, तो हम सभी समझ सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में, हमारी खुद की फैमिली में आज हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज देखते हैं दिन प्रतिदिन। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी के हस्बैंड, कहीं ना कहीं अगर हम देखें हर एक व्यक्ति आज के वक्त पे इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कई व्यक्ति हो हमारे जिंदगी के जो अहम भाग है वो भी इस बीमारी से पीड़ित हो। तो आज जरूरी है कि हम इस बीमारी को डिटेल में समझें और बीमारी को डिटेल में समझकर उसकी जड़ पे काम करें, यानी उसकी प्रॉब्लम पे काम करें। जब भी कोई बीमारी होती है तो बीमारी के लक्षणों पर काम करने से बेहतर है कि हम उसके जड़ पे काम करना है, क्योंकि बीमारी के लक्षणों पर तो एलोपैथिक दवाइयां भी काम करती हैं, वो लक्षणों को दबा देती हैं और इसी के कारण हमारी बीमारी भी कुछ वक्त तक सप्रेस हो जाती है। लेकिन जब तक हम किसी बीमारी के मूल कारण पर काम नहीं करेंगे, रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीमारी वही रहेगी और कभी ना कभी दोबारा उभर के आएगी। और हो सकता है कि वो जब उभर के आए तो अपने पिछली बार से ज्यादा भयानक तरीके से, भयानक रूप में आए। इसलिए आज जरूरी है कि हम इन सभी रूट कॉज पे काम करें, क्योंकि हाइपरटेंशन मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स पे काम करती है और आज हमें रूट कॉज समझना है इस बीमारी का, जो है हमारी अपनी आदतें। हम सभी को समझने की जरूरत है कि ये बीमारी एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी यह आपके खुद के दिनचर्या के कारण हो रही है। जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन जीने के कारण हमें ये बीमारी हो रही है। इसलिए आज जरूरी है कि हम अपनी आदतों को समझे, कौन सी आदतें गलत है, और इसके बाद ही जब हमें इस चीज का विवेक ज्ञान मिलेगा तो हम आगे इस समस्या को कैसे सही कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हाइपरटेंशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर समझना चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर हमारी धमनियों में जब रक्त का प्रवाह होता है तो रक्त के द्वारा धमनियों की वॉल्स पर किसी प्रकार का दाब छोड़ा जाता है। ये दाब या प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ये एक पर्टिकुलर नॉर्मल प्रेशर से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है धमनियों के माध्यम से। हाइपरटेंशन की समस्या उस समस्या को कहते हैं जब ये रक्त के प्रवाह का दाब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, यानी जो दाब रक्त के द्वारा धमनियों के वॉल्स पर छोड़ा जाता है उसका दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। आप सभी को मैं एक छोटे से एग्जांपल से ये बताना चाहूंगी। आप सभी ने पाइप तो देखा ही है, पाइप के द्वारा कईयों ने अपने गार्डन में पानी भी डाला होगा। जब हम चाहते हैं कि पाइप से दूर तक पानी जाए तो हम पाइप का मुंह दबा देते हैं या फिर पाइप को संकरा कर देते हैं ताकि पानी बहुत दूर तक जा सके। यही हमारी बॉडी में भी होता है। जब हमारी धमनियां संकरी हो जाती हैं, यानी हमारी धमनियां जब पतली हो जाती है, उसके अंदर किसी प्रकार का जमाव होना शुरू हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जितना उसके अंदर का एरिया होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके कारण हमारी धमनियां संकरी हो जाती हैं। इसके कारण रक्त के प्रवाह करने का जो एरिया है वो कम हो जाता है और इसी के कारण इसके अंदर का दाब बढ़ जाता है। जैसे उस पाइप का दाब बढ़ा जब हमने उसके मुंह को बंद करा और उसको संकरा कर दिया, इसके कारण वह दूर तक पानी गया। सेम हमारी बॉडी में भी होता है।
हमारी बॉडी में जब सर्कुलेशन सारी बॉडी में जाना चाहिए, तो उस सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है ज्यादा प्रेशर के साथ, ताकि ब्लड हर एक ऑर्गन तक जा सके। और यही दाब जो बढ़ जाता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आई होप आप सभी को ये समस्या समझ आई होगी। इसमें दो प्रकार के प्रेशर हैं, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। इसी के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड कई ऐसी बीमारियां होती है जो आपके शरीर में हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन की समस्या लंबे समय तक रहे और आप उसको सही ना करवाएं। जैसे डिमेंशिया की समस्या इन व्यक्तियों में ज्यादा पाई जाती है, मेमोरी लॉस इन व्यक्तियों में देखा जाता है, आई वेसल डैमेज, स्ट्रोक की समस्या, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की समस्या और किडनी डैमेज की समस्या इन व्यक्तियों में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। इसलिए आज जरूरी है कि हम इस साइलेंट किलर से अपने आप को बचाएं, और इसके लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कितने टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं। हमारी बॉडी में सामान्यतः किसी व्यक्ति की बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों में से कोई एक ब्लड प्रेशर पाया जा सकता है। यानी या फिर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन की कैटेगरी में आएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है और वो ब्लड को पंप करता है। इस स्टेज को हम सिस्टोलिक कहते हैं, और इस वक्त हमारी धमनियों में जो दाब होता है उसको हम मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। एक हमारा डिवाइस होता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 पे पाया जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त जो प्रेशर हमारी धमनियों में होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और ये सामान्यतः हमारी बॉडी में कम होता है 80। तो अगर आप नॉर्मल देखें, नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर कितना आना चाहिए, इट शुड बी 120/80, इतना आना चाहिए आपका नॉर्मली ब्लड प्रेशर। लेकिन जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा सिस्टोलिक बढ़कर 120 से 140 पहुंच जाता है, या फिर उससे भी ऊपर रहता है। 80 से डायस्टोलिक हमारा बढ़ के 90 पहुंच जाता है और उससे भी ज्यादा रहता है, और इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसका मतलब ये है कि आपका सिस्टोलिक 120 से 90 पहुंच जा रहा है और डायस्टोलिक घट के 80 से 60 तक पहुंच जा रहा है। ये कंडीशन को हम हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम कहते हैं। सबसे ज्यादा आज के वक्त पे लाइफस्टाइल के कारण डिसऑर्डर जो होता है वो हमारा हाइपरटेंशन होता है। इसीलिए आज हमें इसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कॉम्बैट करना है। इसके लिए इसकी वजह से आपकी बॉडी में कई सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी आपको अगर इस समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आपको बहुत हेडेक रहेगा, आपको हमेशा थकान फील होगी, आपके चेस्ट में पेन रह सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। ये सभी प्रकार के सिम्टम्स है, लक्षण है जो आप एक हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्ति में देख सकते हैं। इसलिए आज जरूरी है कि सबसे पहले हमें आखिर क्या स्टेप लेना है। हमें जाना है डॉक्टर के पास और हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, क्योंकि अगर हम अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाएंगे, जांच नहीं करवाएंगे, हर महीने नहीं दिखवाएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना रहता है। देखिए, अपनी बॉडी के बारे में जितना हो सके पता करें, क्योंकि हमारी बॉडी हमारी एकमात्र चीज है जो हमारी अपनी है। वो हमारे साथ तब से है जब से हम इस अर्थ में एग्जिस्टेंस में आए हैं। इसकी ख्याल रखना, इसका सही तरीके से इसका उपयोग करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप इस मशीन को जो हमारे पास ऑलरेडी मिली है हमें, इसका इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के बारे में जितना हो सके जानें। आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, प्रति महीने कितना रहता है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तभी आपको समझ आ पाएगा कि आप नॉर्मली कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर के वाले व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं, या हाइपरटेंशन वाले व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं, या हाइपोटेंशन वाले व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं। इसी के कारण इसके बाद अगर हम ये समझे तो अनेकों प्रकार के रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज होते हैं इस प्रॉब्लम के। यानी
अगर आप इन सभी आदतों को फॉलो करते हैं तो आपको हो सकता है कि आने वाले वक्त पे हाइपरटेंशन की समस्या हो, अगर आपको अभी नहीं है तो। अदरवाइज आप हाइपरटेंशन से ग्रसित तो होंगे ही होंगे अगर इन सभी आदतों को फॉलो करेंगे। सबसे पहली आदत है स्मोकिंग। स्मोकिंग हम सभी के लिए बहुत इंजूरियस है। इसके डब्बे पे भी ऑलरेडी लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी इसको लोग कंज्यूम करते हैं। ये मूर्खता आप देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मूर्खता ही है। आज इस आदत के कारण भले ही ये हमारे स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है, बट स्ट्रेस बस्टर के और कई माध्यम है। इस माध्यम का इस्तेमाल करके हम सिर्फ और सिर्फ अपनी शरीर को रोगों से ग्रसित कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण कई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, जिसमें निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, जिसके कारण हमारी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता खराब हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी नेगेटिव रिस्पॉन्स डालता है। साथ साथ इसके कारण आपकी बॉडी में प्लाक का फॉर्मेशन होता है। ये प्लाक का फॉर्मेशन आपके खून को गाढ़ा बनाता है, साथ साथ आपके धमनियों को संकुचित करता है, क्योंकि ये प्लाक आपकी धमनियों में जाके चिपकता है और वहां पर क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग की समस्या आपको देखने को मिलती है। इसलिए आज जरूरी है कि अगर हम इन सभी प्रकार की क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग से मुक्ति पाए तो उसके लिए आप स्मोकिंग को त्यागें। इसी प्रकार से अगर हम देखें, दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा ओबेसिटी। आज हम जानते हैं कि हम उतना खाना कंज्यूम करते हैं जितनी शायद हमें जरूरत भी नहीं है, और इसी के कारण आज हम मोटापे के शिकार हैं। इतनी कैलोरीज लेना जितना आप इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद अपने जीवन को यापन करना बहुत मुश्किल है कि आप अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हो। इसके लिए आज आपको सबसे पहले क्या करना है, आप उतना ही खाएं जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, जितना आप पचा सकते हैं। ओबेसिटी की समस्या से दूर रहें, ओवर ईटिंग से दूर रहें, और अपने आप को हाइपरटेंशन की समस्या से भी बचाएं। इसी प्रकार से लैक ऑफ एक्सरसाइज, आज हम जिस प्रकार की लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो सिडेंटरी है, निष्क्रिय है। इस निष्क्रिय लाइफस्टाइल को हमें सक्रिय बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने वक्त रहते हुए सक्रिय नहीं बनाया तो आप आगे आने वाले वक्त में हाइपरटेंशन के शिकार जरूर बनेंगे। इसी प्रकार से अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो ज्यादा नमक खाना भी हमारे लिए बेहद घातक है। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ एक दिन में 5 ग्राम तक ही आप मैक्सिमम नमक लें, उससे ज्यादा नमक खाना हमारे लिए बेहद घातक है। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री भी अगर आप देखें एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करती है। अगर आपके पूर्वज या फिर आपके पेरेंट्स अगर इस प्रॉब्लम से ग्रसित है तो आपको आगाह रहने की जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा कॉशन रखने की जरूरत है, आपको महीने महीने चेक करवाने की जरूरत है अपना ब्लड प्रेशर, और यहाँ पर अवेयर रहने की जरूरत है अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ज्यादा ससेप्टेबल ना सिर्फ हमें मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित कर रहा है बल्कि फिजिकल डिसऑर्डर से भी ग्रसित कर रहा है, जिसमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारी भी इसमें आती है। तो आज जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि इस बीमारी से दूर रहें तो इन सभी रिस्क फैक्टर बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो आपको किस प्रकार की आदतों में चेंज लाना है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए बिगिनर्स के लिए क्या जरूरी है, यानी अगर आप शुरुआती दौर पे हैं तो आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन जरूर करें। जैसा मैंने आपको नमक का क्वांटिटी बताया कि एक दिन में 5 ग्राम, बस इतना ही आपको नमक लेना है, इससे ज्यादा नमक नहीं लेना है। हो सके तो आप इससे कम करें, लेकिन आपको नमक 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। इसी प्रकार से आपको डाइट में मॉडिफिकेशन जो करना है वो है फास्ट फूड और पैकेज फूड को आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये केमिकल युक्त पदार्थ होते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो आप प्लांट बेस्ड डाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि ये पाचन में भी हेल्प करते हैं, आराम से पच जाते हैं, साथ साथ आपके न्यूट्रिशन कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप, तो कम करें। सामान्यतः जितना आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना उसका इस्तेमाल करें, प्लांट बेस्ड डाइट का थोड़ा कम करें। इसी प्रकार से लेंटिल्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल का। साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस लाने जरूरी है नेचुरल तरीके से। और आज आपको क्या क्या करना है और इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। जैसे मैंने डाइट के बारे में बताया, इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है।
अपनी लाइफस्टाइल को सक्रिय बनाना है, क्योंकि निष्क्रियता के कारण ही आज हमें बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर आपके अनेकों प्रकार से कैंसर की समस्या हो, ये सभी निष्क्रियता के कारण ही हो रही है। तो क्यों ना अपनी लाइफ को एक्टिव बनाया जाए, सक्रिय बनाया जाए। ये ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है बल्कि आपके ब्रेन के लिए जरूरी है और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। किसको पसंद नहीं है खुशहाल जिंदगी जीना? हर किसी को पसंद है। इसलिए खुशहाल जिंदगी जीने के लिए अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें और एक्सरसाइज करें रेगुलरली। इसी प्रकार से प्रोसेस फूड का सेवन करना बंद कर दे, क्योंकि ये घातक है। इसके अंदर कोई प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको टेस्टी बनाया जाता है ताकि व्यक्ति इसका इस्तेमाल करें और इसके हैबिचुअल यूजर बन जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंट्रोल भी रखना है कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप महीने में 1 बार करें, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जितनी दूरी हो सके बनाने की कोशिश करें। इसी प्रकार से अगर हम देखें, अपने बीपी को रेगुलरली चेक करवाना जरूरी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अपनी बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए जरूरी है कि अपनी बॉडी के बारे में जांचें और अपने बीपी को भी जांचें। आज हम सभी ढूंढ रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन को जो हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली सही कर सके। आज हम इर्बिसर्टान, निफेडिपाइन, इन सभी प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ सिम्टम्स को कम करता है और हमारी बॉडी को आगे आने वाले वक्त पे जो अनेकों प्रकार के इसके साइड इफेक्ट से बचा नहीं पाता। इसलिए आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि नेचुरली तरीके से मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और आज वो नेचुरल तरीका हमारे पास आ चुका है। नेचर सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी हाइपरटेंशन की समस्या से आपको निजात दिला सकता है, और उसका नाम है हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल। एक ऐसा मिरेकुलस न्यूट्रोस्यूटिकल जो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, और आज वेल नोन डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर आप नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन की बीमारी भी आती है। आज हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेश साहे जी से ही कुछ प्रश्न पूछेंगे और आज उन्हीं के मुख से सुनेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब गामा ओरिजिनॉल के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले सुनते हैं उनकी वाणी कि आखिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं हमारे गामा ओरिजिनॉल के बारे में। I am Dr. Shailesh Sahay. I am a consultant physician working with Max Hospital, Gurgaon. Today we will be discussing about the antioxidants found in the food supplements. The new kid in the block in this natural antioxidant is gamma oryzanol. Gamma oryzanol has been news in recent times because of its positive reports that it causes to decrease the lipid levels, increase the athletic performance, used in menopausal symptoms, used for atopic dermatitis, useful in some cancers like prostate cancers and other carcinogenic conditions. तो आप सभी ने सुना, डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल के बारे में बताया। साथ साथ सर ने बताया कि एक बेहतरीन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और इसका इस्तेमाल अनेकों प्रकार की बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है, जिसमें सर ने कैंसर जैसी बीमारी के बारे में भी बताया। साथ साथ सर ने हाइपरटेंशन के बारे में भी बताया। आज अनेकों प्रकार के देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें भारत भी आज इसमें जुड़ चुका है। आज भारत में भी इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और कहाँ इसकी पहले डिस्कवरी हुई थी, गामा ओरिजिनॉल को कैसे अलग फॉर्म में निकाला जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसका इस्तेमाल कर रही है, आज हम इसके बारे में भी आज डॉक्टर शैलेश साहे जी से जानेंगे। तो जानते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर इस बारे में क्या कहते हैं। And it has been used in Japan since last 40-45 years. In Japan, it is mainly used to lower the triglyceride levels, to lower the LDL levels, to elevate the menopausal symptoms, to relieve anxiety, and to some extent for some atopic dermatitis, that is eczema, when it is applied locally. In US, it is mainly used in to improve the health performance or athletic performance or muscle performance, used mainly by young population. Research has been done regarding this product, and initial research are suggestive that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, is helpful in lowering the lipid
lipid levels and improving the cholesterol readings. Various studies have been done in various places, mainly in China, in Korea, in USA. तो आप सभी ने सुना, डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया है कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जापान में किया जा रहा है, यूएस में किया जा रहा है, और इसका इस्तेमाल जापान में पहले से ही एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लिपिड लेवल को कम करने के लिए, एलडीएल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि यूएसए में इसको एथलेटिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें हो रहे हैं, चाहे वो चाइना में हो, जापान में हो। इसकी हर एक बेनिफिट्स के बारे में पता किया जा रहा है। आज गामा ओरिजिनॉल का स्टेटस भी अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो यूएसए में इसके मैश ड्रग डेटाबेस में इसको एंटी अल्सर और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया गया है। जापान में इसको एंटी एंजाइटी एजेंट और एंटी हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया गया है। कनाडा में इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का दर्जा दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया में इसे एक्टिव इंग्रेडिएंट का दर्जा दिया है बायोलॉजिकल मेडिसिन में। साथ साथ भारत में भी अब इसको अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा मिल चुका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज इसको रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए आज जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानें। और एक और प्रश्न हम अपने डॉक्टर शैलेश सहाय जी से पूछते हैं कि क्या ऐसा स्पेशल है जो इस एंटीऑक्सीडेंट के अंदर पाया जाता है, और हम इसके बारे में, हम इसके थ्रू कैसे अनेकों प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल करने के, तो ये भी आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। तो सुनते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आखिर इस टॉपिक पे क्या कहते हैं। There are no reported side effects of this medicine, either when it is taken orally or it is applied topically. It is found in rice bran oil. The composition is about 2% level as capsules also in form of 100 milligram and 300 milligram capsules. तो आप सभी ने सुना, डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे बताया है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये ओरली भी लिया जा सकता है, यानी मुख के द्वारा भी लिया जा सकता है या फिर टॉपिकली भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि इसको 100 mg और 300 mg में इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से आज हम जान सकते हैं, एक और प्रश्न हम अपने डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि गामा ओरिजिनॉल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हाइपरटेंशन के बचाव में और उपचार में। तो आज हम इस प्रश्न को पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और आखिर हमारे एक्सपर्ट इस मुद्दे में क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। Advocated to be used as an decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. तो आप सभी ने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि हाइपरटेंशन की समस्या से ये आपको निजात दिला सकता है क्योंकि एस इनहिबिटर के साथ इंटरैक्ट करता है। इसलिए आज के वक्त पे गामा ओरिजिनॉल बहुत ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट बन गया है जिसके माध्यम से हम एक्टिवली हाइपरटेंशन की समस्या को सही कर सकते हैं। आज कई क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जिसके माध्यम से आज हम इस क्लेम को प्रूव करते हैं। और अगर आप देखें ये सभी स्टडीज आप www.original.in साइट पे जाके देख सकते हैं। एक क्यूरेटिव इफेक्ट पाया गया है जब गामा ओरिजिनॉल को इर्बिसर्टान के साथ इस्तेमाल किया गया, यानी एक क्यूमुलेटिव स्टडी है ये जिसमें इर्बिसर्टान हमारे ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को ये एलोपैथिक ड्रग्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साथ गामा ओरिजिनॉल दिया गया और पाया गया कि बेहतरीन तरीके से उपचारक की तरह काम करा है गामा ओरिजिनॉल ने और बहुत ही जल्दी इन सभी व्यक्तियों की हाइपरटेंशन की समस्या को सही कर दिया है। इसी प्रकार से जब गामा ओरिजिनॉल को एक और ड्रग निफिडिपाइन जो एक प्रकार का वैसोडायलेटर है इसके साथ इस्तेमाल किया गया तो पाया गया कि माइल्ड से लेकर मॉडरेट हो या फिर हाई हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्तियों इन सभी को राहत मिली है बेहतरीन तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल ने काम करा है। इसी प्रकार से 2008-2006 जैसी कई ऐसी स्टडीज हैं जिनको आप देख सकते हैं हमारी साइट www.original.in। वहां पर पाया गया कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हाइपरटेंशन को लोअर डाउन करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एलिविएट करता है। साथ साथ ये भी पाया गया कि दोनों प्रकार के प्रेशर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों को ही रिड्यूस करने का काम करता है गामा ओरिजिनॉल। इसी प्रकार से अगर हम देखें जो हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडेमिया के कारण होता है यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण या फिर हाइपरग्लिसेमिया यानी डायबिटीज के कारण होता है,
तो इन दोनों समस्याओं के कारण जो हाइपरटेंशन की समस्या हमें आगे जाके होती है, उसको भी सही करता है गामा ओरिजिनॉल। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत में भी आज इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। भारत में ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए आज जरूरी है कि इस समस्या को हम सुलझाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये ले कि सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं, और अगर आप हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्ति हैं तो आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें। जब आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ड्रग्स यानी आपका जो एलोपैथिक दवाइयां है, इन एलोपैथिक दवाइयों की डोजेस धीरे धीरे कम होगी। तो कहीं ना कहीं आज हमें मॉनिटर करने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ बढ़े, वैसे वैसे आपका जो डोजेस है, जिसकी एलोपैथिक दवाइयों की डोजेस, वो भी धीरे धीरे कम होगी और आपको यहाँ पर अपनी डोजेस को मेंटेन करने की जरूरत होगी। गामा ओरिजिनॉल की तो दो ही डोजेस होती है जिसको हमें लेना ही लेना है, लेकिन आपकी जो खुद की मेडिसिन की डोजेस होंगी वो आपको धीरे धीरे करके कम करनी है, और उसके लिए आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेना है। इसलिए आज जरूरी है कि हम गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। इस 2 गोली को अपनी थाली में लेके अगर हम सेवन करते हैं तो हम सभी प्रकार के मिराकुलस इफेक्ट जो इस 2 गोली के द्वारा हमें मिल सकते हैं डेली, वो हम प्राप्त कर पाएंगे अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस बीमारी से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जरूर करें। सभी प्रकार के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमने बताए हैं, आप उसको भी चेंजेस लाएं अपने अंदर आदतों को जब आप चेंज करेंगे तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जरूर बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा, आज जानने को मिला होगा इस बीमारी के बारे में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी हेल्दी रहे, सेफ रहे, यही मनोकामना मेरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही शानदार। और जिस तरह से आज आपने बताया कि 8 में से 3 साथी आज जो है इस बीमारी से इसके शिकंजे में है, तो निश्चित तौर पर ये घटना नहीं है, ये बढ़ना है। और लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इन चीजों से बचे रहें तो आज का सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस, कुछ खान पान में चेंजेस, और साथ में अपने जीवन में गामा ओरिजिनॉल को हिस्सा बना लेना हमारे लिए कई बीमारियों को दूर रख सकता है। तो निश्चित तौर पर जब हम इस तरह से लगातार मीटिंगों में आते हैं तो ढेर सारी जानकारियां हमें मिलती हैं और छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आती हैं। हमें लगातार जो है अपना बीपी भी लगातार समय समय पे हमें अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं। क्योंकि चीजें जब हमारी पकड़ में होती हैं तो कंट्रोल हो जाती हैं, समय रहते ये चीजें जब हमें पता चल जाती हैं तो वो ज्यादा हमारे ऊपर जो है बुरा असर नहीं छोड़ पाती हैं। तो लगातार हम इन चीजों को फॉलो करें। बहुत बहुत थैंक्स मैम। और कल का सेशन हमारे लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कल एक तो गामा ओरिजिनॉल का ट्रेनिंग रहेगा, साथ में गामा ओरिजिनॉल के एमपी के स्टेट टॉपर की स्टोरी रहेगी, इस तरह से वो स्टेट टॉपर बनी, और साथ में कुछ कल की क्लोजिंग टिप्स भी हमें मिलेंगी। तो कल का सेशन हमारे लिए बहुत जानदार होने वाला है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जितेंद्र शर्मा जी जो उन्होंने हेल्थ गुरुकुल चला दिया है, तो निश्चित तौर पे गुरुकुल में आके सभी साथी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस सेशन को समय सीमा में समाप्त करना होता है 7 बजे तक। तो मैं अजय सर से चाहूंगा कि अजय सर आए और कुछ हमारे सीनियर